नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रश्न कहाँ से और किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में राजस्थान की एसआई भर्ती हुई है उसमें भी राजस्थान इतिहास के कुछ प्रश्न आए थे। 4 प्रश्न आए थे दोनों पेपरों में, दो दो। ठीक है। ये टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका इतना ही रेशियो था। ठीक है। और इसके अलावा एक पेपर और हुआ था राजस्थान में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जो कि आरपीएससी के द्वारा लिया गया था 3 से 4 महीने पहले। उसमें भी राजस्थान इतिहास के कुछ प्रश्न आए थे और वो प्रश्न आपको कौन सी किताबों से उठाए गए थे ये मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि वो सभी के सभी प्रश्न हमारी जो क्लासें हैं उनमें उन प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है। अब तक जो हमारी क्लासें आई है उनमें उन प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है। ठीक है। और इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि हमने कोई पेपर होने के बाद में वो बाद में टाइप नहीं की है, हमने हमारी क्लासें हैं वो पहले ही अपलोड कर दी है। ठीक है साथियों। और इसमें आपको विद प्रूफ भी बताया जाएगा कि ये प्रश्न आपको कहाँ से उठाए गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है साथियों। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये जो प्रश्न आए हैं वो हमारी ही क्लासों से आए हैं। ठीक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वो प्रश्न कहाँ से आरबीएससी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें और हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो बुक है उनसे उठाए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन किताबों को पढ़ें। ठीक है। पेपर के टाइम नज़दीक है तो आपको इन किताबों को पढ़ने में थोड़ी समस्या रहती है, इसलिए हमने और हमारी टीम ने मिलकर के एक प्रयास किया था, एक प्रयास चालू किया था जिसमें क्या है कि आपको उन सभी किताबों, एनसीईआरटी की किताबों, आरबीएससी की किताबों और हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो किताबें हैं उन सभी का सार है वो हमारी क्लासों में आपको देखने को मिलेगा। और आज की जो क्लास है आप उसे अंत तक ज़रूर देखना। आप अंत तक देखोगे तब आपके मन में ये चीज़ एकदम पूर्ण रूप से घर कर जाएगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ किताबें और हिंदी अकादमी की जो बुक है वो ही पढ़नी है, हमें आलतू फालतू की गाइडों के चक्करों में नहीं पढ़ना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपको थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आप इन किताबों के लिए जितनी भी मेहनत करोगे आप उतने ही अधिक सफल होगे। इतिहास की हमने क्लासें कंप्लीट करवा दी है, अभी हम कला संस्कृति की क्लासों को भी कंप्लीट करवा देंगे। तो राजस्थान का जो इतिहास है, कला संस्कृति, वो तो आप हमारी नोट्सों से देख लेना। ठीक है। इसके अलावा जो कोई और पोर्शन है, चाहे सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए भी मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। एक में तो पूरे सिलेबस पर चर्चा की गई है सेकंड ग्रेड के, और दूसरा जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि आरबीएससी की किताबें जो पुरानी चलती थी 2018-19 में वो हमें कहाँ से मिलेगी, उनकी पीडीएफ हम कैसे डाउनलोड करेंगे, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी हम आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्वागत है हमारे आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ये इसका लोगो है जो आपके सामने स्लाइड के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम अकाउंट भी बना दिया गया है जिसका नाम है आरबीएससी एनसीईआरटी नोट्स। ठीक है। उसका भी लोगो कुछ इसी प्रकार का है। वैसे कोई और भी चैनल बने हुए हैं इस नाम के, हो सकते हैं, परंतु आप लोगो देख कर ही उस चैनल को ज्वाइन करना। उस चैनल पर आपको इन जो हमारी क्लासें होती हैं उनके जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है। हमारी क्लास रहेगी राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के से संबंधित, और जल्द से जल्द हम कला संस्कृति की क्लासों को भी शुरू करेंगे। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल भी शुरू किया जाएगा।
ठीक है। हमारी जो क्लासें हैं उसकी दो विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि हमारी क्लासें आरबीएसई और एनसीईआरटी की नोट्सों पर आधारित है, और दूसरी हमारी जो क्लासें हैं वो हिंदी ग्रंथ अकेदमी की जो बुक है उनके नोट्सों पर भी आधारित हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो शिक्षक टीम है उनमें जो हमारे साथी हैं मुकेश थोरी यानी कि मैं, राजवीर थोरी सर, ठीक है, और इसके अलावा आरएस थोरी सर। ठीक है। राजस्थान के कला संस्कृति एवं इतिहास मुकेश सर के द्वारा करवाए जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीतिक और विभिन्न आयोग है जिनकी क्लास भी जल्द ही शुरू होगी, वो राजवीर सर के द्वारा करवाए जाते हैं। और आरएस थोरी जो कि लगातार आपको समसामयिक से संबंधित आर्थिक समीक्षा, बजट और इसके अलावा राजस्थान की समसामयिक घटना, भारत की समसामयिक घटना और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना को से संबंधित लगातार क्लासें आपको अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ये शायद जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, जिसमें प्रश्न था कि किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्तकुठार को कुल्हाड़ी खोजी थी। ये जो प्रश्न था इसके बारे में हमने हमारी जो पहली क्लास थी जिसमें हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं की थी उसमें इस प्रश्न के बारे में जिक्र करवाया गया था। अगर आपने देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो आप उसे एक बार अवश्य देख लेना। ठीक है। इसका राइट आंसर CA हैकेट है। ठीक है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं। यह है हमारी नोट्स जिसमें पूरा पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसमें 1870 में CA हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर तथा इंद्रगढ़ में पत्थर की बनी हुई पाषाणकालीन हस्तकुठार जिसे हैंड एक्स कहा जाता है की खोज की थी। ठीक है। ये जो नोट्स हैं वो कौन सी किताब से पूछे गए हैं? कक्षा 10 की जो राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति की जो किताब है जो कि वर्तमान में भी चल रही है उस किताब में इस प्रश्न का जिक्र किया गया है। ठीक है। तो अब आप देख लो कि प्रश्न कहाँ से आया है और अपना जो मूल्यांकन है वो खुद ही कर लो कि हमें कौन सी किताबें और कौन सी गाइडें पढ़नी है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। ये ज़्यादा इतना कठिन भी प्रश्न नहीं है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा मैं प्रूफ भी नहीं दूंगा। और राजस्थान की जो कला संस्कृति एवं इतिहास से संबंधित जो कक्षा 10 की किताब है उसमें राजस्थान की कुछ सभ्यताओं का जिक्र किया गया है, आप वहाँ से भी देख लेना। और फिर भी चाहते हो कि मैं इसका प्रूफ दूं तो कालीबंगा सभ्यता जो कि प्राचीन सरस्वती एवं दोषदती नदी के किनारे स्थित है, और ये कौन से जिले में स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। तो ये देख लो, दो प्रश्न हमने देखे हैं। ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित ही प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। दो प्रश्न हमने देखे हैं और दोनों के दोनों प्रश्न कौन से किताबों से पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है विद प्रूफ। चलिए अगले प्रश्न में जिक्र करते हैं। ये शायद SI के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया गया था। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हमारी क्लासें अभी अपलोड नहीं हुई है और जल्द से जल्द हमारी क्लासें वो भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। क्योंकि अभी स्कूल में थोड़ा काम ज़्यादा है, सर्वे वाला काम चल रहा है, हाउस होल्डिंग सर्वे बच्चों का जोड़ने वाला, तो उसमें सारों दिन बिजी रहते हैं, पूरे दिन तो क्लास नहीं बना पाते हैं। ठीक है। परंतु समय रहते हुए हम जरूर राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो हमारी क्लासें शेष रह गई हैं वो भी हम करवा देंगे। ठीक है। इस समिति कौन सी समिति थी? शंकरदेव राय समिति। ठीक है। तो शंकरदेव राय समिति है और इस समिति के बारे में भी आप कक्षा 9 की जो किताब है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा से संबंधित, उस किताब में भी आपको जो राजस्थान के एकीकरण वाला जो टॉपिक है, पार्ट है, उसमें दी हुई है। ठीक है। और जो हमारी नोट्स हैं उसमें हमें आपको सामने ये प्रूफ भी रख देंगे क्योंकि ये हमारी नोट्स हैं पहले ही हमने बना लिए हैं, बस इनकी क्लास बनानी बाकी है।
ये देखिए यहाँ पर पटेल जी ने शंकर देवराय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसके सदस्य थे प्रभु दयाल और आर के सिद्धवाजी। ठीक है, ये 3 सदस्य समिति थी। इसी समिति के सिफारिश पर भरतपुर धौलपुर का जनमत राजस्थान में विलय के पक्ष में हुआ था और अंत में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था। कब? 15 मई 1949 को। ठीक है, एक और अपडेट दे देता हूं कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये भी आपको उसी 9th वाली किताब में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला ये जो प्रश्न है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले जो एग्जाम है उसमें आया हुआ है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। मिर्जा राजा जय सिंह अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां के शासन में मुगलों की सेवाएं प्रदान की थी। ये प्रश्न हमारा सत्य है, क्योंकि इसके बारे में भी हमने जो जयपुर राजवंश से संबंधित जो क्लासें हैं उसमें इसके बारे में आपको बताया हुआ है। और ये भी प्रश्न कक्षा 10 की जो कला संस्कृति इतिहास वाला जो किताब है उसमें से उठाया हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की इन्हें उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि भी करवाई थी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन थे, परंतु इनमें से जो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह के समय अकबर नहीं थे, इनके समय कौन थे? जहांगीर थे, शाहजहां थे और अंत के समय में औरंगजेब थे। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। और इन 3 शासकों में से जो 20 वाला शासक था, यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनमें बीच वाला शासक कौन था? शाहजहां, जिन्होंने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये भी ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है, इसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि भी की थी। ये भी हमारा ऑप्शन सही होता है 1665 में। चलिए इसके जो प्रूफ है वो दे देते हैं। ये हमारी क्लास के जो नोट्स हैं उसमें बताया गया है। मिर्जा राजा जय सिंह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के सेवा में रहने का अवसर मिला था। ठीक है, ये तीनों शासक हैं और इनमें अकबर नहीं है, तो पहला जो ऑप्शन था उस प्रश्न में वो हमारा यहाँ पर गलत होता है। इसके अलावा इनमें से जो बीच वाला शासक था शाहजहां, जिन्होंने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो शिवाजी के साथ युद्ध था उसके बारे में भी देख लेते हैं। बाद में जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी और जय सिंह ने इस पर कहा भी था कि हम शिवाजी को विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को पूरे वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे, यानी कि इस तरह हमें उसको घेर लेंगे। ठीक है, इन सभी बातों का बड़े ही विस्तार पूर्वक से जो हमारी राजवंश से संबंधित क्लासें थी वहां पर इसका जिक्र किया हुआ है। एक बात और बता देता हूं कि 2nd ग्रेड में इस बार सभी राजवंशों को शामिल कर लिया है। हालांकि पहले जो एग्जाम थे उसमें शामिल नहीं था, उसमें मुगल और दिल्ली सल्तनत से जो संबंधित शासक थे वो भी थे। तो राजवंश को शामिल कर लिया गया, तो ये बड़े ही लेंथली हो गए हैं और इन्हें पढ़ने में समय भी बहुत लगता है। परंतु जो हमारी क्लासें हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ इस कक्षा 10 की जो किताब है उनके नोट्स बना करके आपको पढ़ाया हुआ है। और अब तक जितने भी इन शासकों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो आप देख लो कि कक्षा 10 वाली किताबों से ही आए हुए हैं। ठीक है, और उन्हीं किताबों को एक आसान रूप में आपके सामने हमने हमारी क्लासों में पेश किया था। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर जिक्र करते हैं। आहार संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य चयन करना था? यह प्रश्न भी जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ था उसमें आया हुआ है कि आहार संस्कृति के उत्खनन का कार्य HD सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आहार संस्कृति तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है वो दोनों सही है।
ठीक है, इसका भी हम आपको प्रूफ देते हैं। और एक बात फिर भी बता देता हूं, ये भी कक्षा 10 की जो इतिहास वाली किताब है उसमें से आया हुआ प्रश्न है। ये देख लीजिए हमारे नोट्सों में कि यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। इसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। और इस एग्जाम में इस प्रश्न में पहला ऑप्शन यही था कि एच.डी. सांकलिया के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था, तो पहला ऑप्शन सही होता है। इसके अलावा यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले थे। यह स्थान तांबे के औजार और उपकरण बनाने के लिए सुविकसित केंद्र था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन है वो भी राइट होता है। और ये भी जो प्रश्न है ये भी कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति उसमें से पूछा हुआ है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, आप उसमें से देख लेना। अगर आपको कहीं थोड़ा सा अगर लगे कि भ्रम है, ठीक है, तो आप उसे एक बार अवश्य देख लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारे राजस्थान के आयोग से संबंधित प्रश्न है। इनके भी हमने नोट्स बना रखे हैं, परंतु समय नहीं मिलने के कारण हम क्लास में अपलोड नहीं कर पाए थे। ये प्रश्न है, ये राजस्थान के एसआई एग्जाम में आया हुआ है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता है। इसमें ऑप्शन है राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति 1 नंबर, दूसरा राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा का सदस्य। तो इसमें जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये तीनों व्यक्ति होते हैं और ये व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसके भी आपको हमारी जो नोट्स हैं उनका मैं आपको प्रूफ देता हूं। ये है समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नंबर 1 राज्य का मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष के रूप में होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और राज्य का गृह मंत्री भी होता है। ठीक है, और यदि राज्य में विधान परिषद हो तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। परंतु राजस्थान में द्विसदनात्मक न होकर के एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी कि विधानसभा, तो उसका एक अध्यक्ष होगा और दूसरा विपक्ष का नेता ही इसमें शामिल होगा। परंतु नियम ये कहता है अगर विधान परिषद हो तो उसका अध्यक्ष और विपक्ष का नेता भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विजय सिंह और मराठों के बीच में 1756 की जो संधि की शर्तें थी वो क्या थी। ये मारवाड़ के जो राजवंश थे उसमें मैंने आपको ये इसके बारे में भी बताया था कि कौन कौन सी संधि शर्तें थी जब मारवाड़ के शासक में गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, इनके जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। राम सिंह ने मराठों को उनकी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए का भुगतान हेतु सहमति दी थी। ये ऑप्शन इसमें सत्य है। विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया था। यह भी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई शासक है दूसरे पर आक्रमण करेगा तो वो दूसरा चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो भी आक्रमण करेगा। इसके अलावा मराठों ने क्या किया था कि जोधपुर राज्य पर वार्षिक कर के रूप में 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार भी करवाया था। यह भी ऑप्शन राइट है इसमें। अगला हमारा ऑप्शन है कि अजमेर और गढ़बिजली तारागढ़ मराठों के अधीन नहीं रहेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है क्योंकि ये इन पर अधिकार किसका हो गया था, मराठों का अधिकार हो गया था, क्योंकि मराठे यही चाहते थे और मराठे यही चाहते थे कि वो अजमेर और गढ़बिजली जिसे राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है उस पर मराठों का नियंत्रण हो। ठीक है, ये हो गए। अब इसके जो हमारी जो नोट्स है वो बता देता हूं। इसमें ऑप्शन डी नंबर इसमें सही है। पहला जो लास्ट ऑप्शन था जो हमने गलत किया था उस पर जिक्र कर लेते हैं। अजमेर और गढ़बिजली तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे, ये जो संधि की शर्तें थी। तो ये हमारा जो चौथा ऑप्शन था वो इसमें था कि नहीं रहेंगे, परंतु वास्तविक रूप में वो मराठों के अधीन था अजमेर। तो ये 1 नंबर ऑप्शन आपको मिल गया नोट्सों में। इसके अलावा जो और नोट्स और पॉइंट थे ऑप्शन थे उस पर जिक्र करते हैं। राम सिंह ने अपने सहायता हेतु 5 लाख रुपए दिए थे, तो ये भी ऑप्शन सही होता है।
ठीक है। इसके अलावा जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा, और ये 3 नंबर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और ये चीज कहां पर मिलेगी आपको? कक्षा 10 की किताब से, और कक्षा 10 की ही किताब का जो सार है, वो निचोड़ है, वो हमारी क्लासों में करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया, चलो इसे छोड़ देते हैं। अगला वापस प्रश्न है महिला आयोग से संबंधित है। उसमें क्या है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12(3) के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार कितने महीने के भीतर निर्णय करना होता है? यानी कि महिला आयोग की जो सिफारिश होती है उस पर राज्य सरकार को कितने महीने के भीतर ही निर्णय करना होता है? तो इसमें जो राइट आंसर रहता है वो है 3 महीने। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है वो 3 नंबर राइट होता है। ये एसआई के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और इसमें क्या चीज है, हमारे नोट्सों में देख लीजिए कि राज्य सरकार 3 माह के भीतर महिला आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करेगी और उसकी सूचना राज्य महिला आयोग को भी देगी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारे नोट्सों यानी कि आपनो सिलेक्शन पॉइंट जो कोचिंग है ऑनलाइन हमने शुरू की है, उस पे आपको ये प्रश्न भी मिलेगा उसके नोट्सों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो कि एसआई के एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से जालोर के चौहान राजाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये भी प्रश्न है जो कि राजस्थान के इतिहास से है और कक्षा 10 की किताब से और हमारे नोट्सों से आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें चौचिंग देव है, सामंत सिंह है, उदय सिंह है और कान्नड़ देव है। कालक्रम के अनुसार तो सबसे अंत में था वो था कान्नड़ देव। कान्नड़ देव का जो पिता था वो थे सामंत सिंह। तो डी और बी ये सबसे अंत में आएंगे। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा। एक मिनट, डी और बी वाले 2 ऑप्शन है तो इस पर छोड़ते हैं। जिस भाई ने ये पेपर किया है उसका तो ये ऑप्शन है गलत रहेगा। ठीक है, सामंत सिंह के बाद में उसका पुत्र बना था कान्नड़ देव। यहां पर देखते हैं सामंत सिंह के बाद में उसका पुत्र बना था कान्नड़ देव। तो लास्ट में कान्नड़ देव, उसके बाद में सामंत, उससे पहले सामंत सिंह और सामंत सिंह से पहले चौचिंग देव। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन रहेगा और चौचिंग देव से पहले रहेंगे उदय सिंह, यानी कि DBAC 2 नंबर ऑप्शन ही यहां पर हमारा राइट रहेगा। ये भी देख लीजिए हमारे जो जालोर वंश के जो शासक करवाए हुए हैं राजवंश, उनके नोट्सों में ये प्रश्न आपको हूबहू इसी प्रकार का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अंत वाले एक प्रश्न और रह गया, उस पर चलते हैं। यह भी राजस्थान के जो एसआई एग्जाम था उसमें पूछा हुआ था कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, यह प्रश्न जितना आसान दिखता है उतना ही कठिन है, परंतु जिस व्यक्ति ने इसे पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को एक दूसरे से कंपेयर करके देखा है उसने इसमें 100% सत्य किया है। परंतु अगर जिसने थोड़ा सा ही उसमें कंफ्यूज हो गया, जैसा कि पहले वो ऑप्शन पढ़ा है उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पर आया है और दूसरे ऑप्शन आने पर पहले ऑप्शन की जो विशेषता है अगर वो उस चीज को अगर वो भूल गया है, दिमाग में नहीं रही है, तो उसने 100% वो प्रश्न गलत किया। ठीक है, कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान के संघ जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था का निर्माण किया गया था। यहां पर सोचने वाली बात है कि आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली पुस्तक है वहां पर इसका नाम संयुक्त राजस्थान ही मिलता है। ठीक है, परंतु जो कक्षा 9 की जो किताब है वहां पर इसका नाम राजस्थान संघ ही मिलता है। ठीक है, तो एक बार इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। उदयपुर राज्य इसमें सम्मिलित किया गया था। ये इस लाइन से ही आपका पहला ऑप्शन वो गलत साबित होता था। क्यों गलत साबित होता है? क्योंकि उदयपुर को तीसरे चरण में यानी कि 18 अप्रैल को शामिल किया गया था, न कि 25 मार्च को।
तो अब इस चीज से आप एकदम कन्फर्म मान लेना, हमारे पास ये प्रूफ भी आ गया है कि भविष्य में हम आपत्ति भी लगा सकते हैं कि दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ है और तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान है। आप जब किताब देखोगे 9th वाली किताब में और हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली पुस्तक में, आपको वहां पर दूसरे चरण का भी नाम संयुक्त राजस्थान मिलेगा और तीसरे चरण का नाम भी संयुक्त राजस्थान ही मिलेगा। ठीक है, तो तारीख के हिसाब से ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन गलत होता है और दूसरा ऑप्शन तो इसी के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। और 1 मई 1948 को दिलाई गई थी शपथ मुख्यमंत्री के रूप में, ये भी गलत है, क्योंकि जिस दिन हुई 18 अप्रैल को ही तीसरे चरण की उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसी दिन ही माणिक्यलाल वर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है साथियों, तो ये भी चीज कक्षा 9th की जो किताब है उसमें मिलेगा और हमारे जो नोट्स हैं उनमें भी आपको ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, और इसका जो प्रूफ है वो नीचे दिया हुआ है, आप एक बार उसे अवश्य देख लेना। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास और आज की क्लास में हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी जो कि पिछले 3 से 4 महीनों में राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, उसमें उनमें हमने ये चीज़ नोट की है कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास में आपको 100% मैं आपके लिए श्योर होता हूँ कि आप कक्षा 9 और 10 की किताब पढ़ें। ठीक है, अब क्या होता है कि 9 और 10 की किताबों में कुछ चीज़ें कहानियों के माध्यम से दी हुई है, तो आपको वो चीज़ पढ़ने में थोड़ा समय अधिक लगेगा। तो उसके लिए हमने आपके लिए जो क्लासेस शुरू की है, आप उन्हें एक बार अवश्य देखना, चाहे वो राजवंश से संबंधित हो, प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित हो, इसके अलावा किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, जन जागृति, इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इन सभी से संबंधित हमने हमारी क्लास को अपलोड कर दिया है। एक बार आप अवश्य देखना, ये क्लासें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हमारी इसी प्रकार की कुछ नए अपडेट के साथ नेक्स्ट क्लास में। और मेरा यही कहना है कि आप इन नोट्सों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने भाई बंधु है उनको शेयर भी करना, तो ताकि वो भी इन क्लासों को अध्ययन कर सके और अपने समय का बचाव भी कर सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो नोट्स हैं उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो हम यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं 7619761567। ठीक है, इन नंबरों पे आप अपना मैसेज छोड़ देना और जिस भी क्लास के या जिस भी टॉपिक के आपको PDF या नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना, वो आपको वहाँ से निःशुल्क मिल जाएगी। और हमारी जो क्लासें हैं वो निःशुल्क है, उसमें किसी भी प्रकार का आपसे राशि वसूल नहीं की जाएगी। ठीक है, ये हमारी जो कोचिंग का मुख्य ध्येय है कि हमें जितना हो सके उतना विद्यार्थियों की सहायता करनी है, वो भी निःशुल्क। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली हमारी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।